Hello students, in the previous video we have discussed about the rotational EMF. Now we are going to do some good numerical of NCERT based on that concept. So the first one is example 6.7 of our NCERT. What we have, a wheel with 10 metallic spokes each 0.5 meter long is rotated with a speed of 120 revolution per minute in a plane normal to the horizontal component of earth magnetic field He at a place. If He is equal to 0.4 Gauss at the place, what is the induced EMF between the axle and the rim of the wheel? तो प्यारे बच्चों देखिए हमसे क्या बोला गया है, हमसे कहा गया है वी हैव ये हमारे पास एक व्हील है और इसमें हमारे पास हाउ मेनी, वी हैव द 10 स्पोक्स, ओके 4 एंड हाउ मेनी 1 2 3 4 5 6 7 8, चलिए ये और बना लेते हैं। ओके तो इसके अंदर कितने 10 स्पोक्स हैं। ओके और ये जो सेंटर होता है प्यारे बच्चों, इस सेंटर को बोलते हैं, दिस सेंटर इज कॉल्ड एक्सल, और ये होता है, ये जो सरकमफ्रेंस होती है, सरकमफ्रेंस को क्या बोलते हैं रिंग, और ये जो सेंटर होता है इसको क्या बोलते हैं एक्सल। और हमसे कहा गया है कि वी हैव अ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज पासिंग थ्रू द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस, एक मैग्नेटिक फील्ड है जो इस व्हील के परपेंडिकुलर, इस व्हील की सरफेस के परपेंडिकुलर मूव करता है, दैट इज 0.4 गॉस। ओके तो चूंकि ये सभी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रोटेट कर रहे हैं तो सभी स्पोक्स में क्या आ जाएगा, एक EMF आ जाएगा, और रोटेट कर रहे हैं तो कैसा EMF होगा, वो रोटेशनल EMF होगा, और वही हमसे प्यारे बच्चों पूछा गया है। तो लेट सॉल्व द गिवन सिचुएशन। व्हाट वी हैव, सबसे पहले तो इसमें जो ईच ऑफ द स्पोक, ठीक है, सभी की लेंथ कितनी दे रखी है, 0.5 मीटर। ओके तो सभी स्पोक्स की लेंथ कितनी है 0.5 मीटर, और अगर हम ध्यान से दें फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, व्हाट वी हैव द फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी है 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो 120/60 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, यानी 2, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 आ जाएगी, 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 इंटू फ्रीक्वेंसी। ओके तो 2 पाई, फ्रीक्वेंसी कितना आ गया 2, तो दैट इज 4 पाई। ओके चलिए मैग्नेटिक फील्ड कितना है हमारे पास 0.4 गॉस, यानी 0.4 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। 1 गॉस किसके बराबर 10⁻⁻4 टेस्ला के। तो जो रोटेशनल EMF होता है प्यारे बच्चों वो कितना होता है BL²ω/2, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो लेट पुट द वैल्यू, B की वैल्यू कितनी 0.4 इंटू 10⁻⁻4, L की वैल्यू कितनी है 0.5, तो 0.5 का प्यारे बच्चे स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा कितना है 4 पाई अपॉन 2। ओके तो जब आप इस पूरे डाटा को सॉल्व करेंगे, ठीक है, देखेंगे अगर आप इस पूरे डाटा को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं तो यू विल गेट 6.28 इंटू 10⁻⁻5 वोल्ट। सो दिस इज द EMF which will generate in each of the spokes between the axle and the ring, और यही हमसे पूछा गया था। ओके In the next numerical, example 6.6 of NCERT, what we have, a metallic rod of 1 meter length is rotated with a frequency of 50 revolution
पर सेकेंड। तो डियर स्टूडेंट, व्हाट वी हैव, सबसे पहले तो हमें L की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 मीटर। दूसरा फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 50 राउंड पर सेकेंड। ओके, विद वन एंड फिक्स्ड एट द सेंटर एंड द अदर एंड एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर मेटालिक रिंग। देखिए हमें क्या गिवन है, ये हमें देखिए ये हमारे पास एक रिंग है और उसके बाद हमारे पास एक मेटालिक रोड, ये हमारे पास एक मेटालिक रोड, मान लीजिए इसको हमने नाम दिया P और इसका ये जो सेंटर है उसको नाम दिया हमने Q। ओके, और ये जो L है ये हमारा कितना है, 1 मीटर, ये गिवन है। चलिए, तो घूमता है ये जो रोड है PQ, ये रोटेट करता है, ये रोड क्या करता है, रोटेट करता है, रोटेट करेगा ये ओमेगा, ऐसे ऐसे ये रोटेट करता है, ठीक है। किसके अबाउट, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, यानी एक एक्सिस है, ये एक एक्सिस है जो सेंटर से क्या करेगी, ये एक्सिस इस रिंग के सेंटर Q से क्या करती है, पास करती है और परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ द रिंग, और ये जो एक्सिस है इस रिंग के क्या है, सरफेस के परपेंडिकुलर है। दूसरा हमें ये बोला गया है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है जो जिसकी वैल्यू कितनी है, 1 टेस्ला, और वो पैरेलल है किसके, एक्सिस के, यानी हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड और है जो कैसे मूव करता है, मूव करता है पैरेलल टू द एक्सिस 1 टेस्ला। तो क्या ये बात आपको समझ में आ गई? तो हमसे P और Q के बीच में जो EMF है वो हमसे पूछा गया है। देखिए इसको एक बार समझाने की कोशिश करते हैं आपको। प्यारे बच्चों, ये जरा देखिए, ये हमारी एक रिंग हो गई, ये हमारी रिंग, ये रिंग का सेंटर, ये रिंग का सर्कमफ्रेंस, और इसके बीच में ये हमारी मेटालिक रोड PQ। क्या ये बात समझ आ गई? ओके, अब ये है सेंटर से जाने वाली एक्सिस। क्या ये बात समझ आ गई? तो ये जो हमारी मेटालिक रोड है ये इस एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे घूमती है, देखिए ये इसके अबाउट ऐसे ऐसे रोटेट समथिंग लाइक दिस। क्लियर हो गया? देखिए ये ऐसे ऐसे घूमता है इसके अबाउट। क्लियर हो गया? दूसरा हमसे कहा गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो एक्सिस के क्या है, पैरेलल है ये। तो जब ये घूमेगा तो देखिए ये इसको क्या करेगा, ये जो रोड है PQ ये घूमते वक्त इसको क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड को काटती है, ऐसे ऐसे कट करती है। क्लियर हो गया? तो ये एक कंडीशन है प्यारे बच्चों, जब भी कोई मेटालिक रोड रोटेट करते वक्त मैग्नेटिक लाइन को कट करती है, ऐसे जैसे चाकू से हम कोई चीज ऐसे काटते हैं, नहीं काटते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई मेटालिक रोड घूमते वक्त, चाहे वो सीधा चले चाहे वो रोटेट करे, सीधे चलते वक्त या रोटेट करते वक्त जब वो मैग्नेटिक लाइन को कट करती है, वही कंडीशन होती है कंडक्टर में EMF को जनरेट करने की, यानी जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक, ठीक है, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। मैग्नेट जो वेलोसिटी है कंडक्टर की V, वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ओके, चलिए मेन मुद्दे पे आते हैं, अपना न्यूमेरिकल करते हैं। चलिए, तो L हमें मालूम है, फ्रीक्वेंसी हमें मालूम है, तो ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, यानी 2 पाई फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 50, तो ये हो जाएगा 100 पाई। ओके, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, मैग्नेटिक फील्ड है 1 टेस्ला। ओके, तो प्यारे बच्चों वी हैव, हमारे पास E का फॉर्मूला क्या है, BL² ओमेगा अपॉन 2, ये हमारे पास रोटेशनल EMF है, क्योंकि रोटेशनल रोटेट करेगा। तो B की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों 1, L की वैल्यू कितनी है 1, ओमेगा कितना है देखिए 100, ओमेगा कितना है यहाँ पे 100 पाई अपॉन 2। क्लियर हो गया? तो ये हमें कितना मिलेगा
100 पाई 3.14 डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो 100 है ये इस पॉइंट को क्या कर देगा, कैंसिल आउट, यानी 314/2। तो ये प्यारे बच्चों 157 वोल्ट आपको आंसर मिल जाएगा, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो ये दोनों हमारे अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे जो बेस्ड थे ऑन द रोटेशनल ईएमएफ। और प्यारे बच्चों इस तरह के कई सारे न्यूमेरिकल हैं, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ जो हमारे बोर्ड में कई बार आ चुके हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ अगर आप 2-3 न्यूमेरिकल को ही अच्छे तरह से समझ लेते हैं तो आप बोर्ड में अगर इस तरह का न्यूमेरिकल आता है तो यू कैन इजीली सॉल्व इट। तो मैं आपको बता देता हूँ मोशनल ईएमएफ और रोटेशनल ईएमएफ, दे आर द टू गुड टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इनका जो न्यूमेरिकल है वो प्यारे बच्चों बहुत ही इजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक बार आप उनको ध्यान से करोगे तो दैट विल बी सर्टेनली बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, बोर्ड के लिहाज से बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो आपके बोर्ड में 2-3 बार आ चुका है, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, इसको जरा समझिए। सो दिस इज टू बी आवर न्यूमेरिकल, काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये। इस न्यूमेरिकल में क्या है प्यारे बच्चों, वी हैव अ कॉइल, ये हमारे पास कॉइल है और इसमें एक मैग्नेट को वर्टिकली इसमें गिराया जाता है। ओके, तो ये हमें मोशन डिस्कस करना है। तो जब ये मैग्नेट इसके अंदर गिरेगा तो ऐसे ये आएगा, और एक सिचुएशन ये भी हो जाएगी कि जब ये मैग्नेट इसके अंदर आ जाएगा, देखिए ऐसे मूव करेगा तो अगली सिचुएशन में ये इसके अंदर भी आ सकता है, और एक सिचुएशन ये होगी जब ये इसके अंदर से बाहर निकल जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? ये 3 सिचुएशन होने वाली है। तो हमसे पूछा है एक्सप्लेन द शेप ऑफ ग्राफ। एक तो हमें ग्राफ एक्सप्लेन करना है ईएमएफ और टाइम के बीच में, बिटवीन ईएमएफ एंड टाइम। दूसरा, ये जो सेकंड पार्ट है ये अभी आपको बाद में समझ में आएगा। तो जरा इसका सिर्फ ग्राफ ही एग्जाम में पूछ लिया जाता है, लेकिन ग्राफ आप 2 मिनट में बना लेंगे अगर आपको ये पूरा मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमसे ग्राफ पूछ लिया जाता है टाइम और ईएमएफ के बीच में, ठीक है, ये हो गया। चलिए, तो प्यारे बच्चों जरा बहुत ही सिंपल है मैकेनिज्म है, ध्यान दीजिएगा। जैसे ही ये मैग्नेट नीचे आएगा तो मान लीजिए ये कौन सा पोल है, नॉर्थ, तो आपको मालूम है अगर नॉर्थ पोल कॉइल के पास आता है तो यहाँ पर कौन सी पोलैरिटी हो जाएगी, नॉर्थ पोलैरिटी हो जाएगी। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं लेंज लॉ से। तो जरा ध्यान देना, इसमें करंट की डायरेक्शन देखिए क्या बनेगी, तो ये बनेगी करंट की डायरेक्शन, देखिए ऐसे। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, तो यानी जैसे जैसे ये इधर आएगा, जो नॉर्थ पोल है इस कॉइल के पास आएगा, तो ये इसको उतना ही ज्यादा अपोज करेगी, यानी उतना ही ज्यादा इंड्यूस करंट बनाएगी। तो यानी शुरू में क्या होगा, जो ईएमएफ की वैल्यू है वो इंक्रीज होगा, ठीक है, ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज। तो इस केस में जब ये कॉइल यहां आएगा तो जो ई होगा वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ आ गई? चलिए अब जरा ध्यान देना, जब ये मैग्नेट इसके अंदर आ जाएगा तो देखिए ऊपर साउथ है, ऊपर साउथ, यहाँ नॉर्थ, यहाँ नॉर्थ। तो आपको मालूम है कि जो कॉइल है वो हमेशा अपोजिट पोलैरिटी प्रोड्यूस करती है। तो जैसे ये मैग्नेट अंदर आ जाएगा तो देखिए ये वाला जो था इसके सामने कौन था, नॉर्थ, तो नॉर्थ बनाया। अब इसके सामने कौन है, साउथ, तो यहाँ पर ये कौन सी पोलैरिटी बनाएगा, साउथ पोलैरिटी बनाएगा, और नीचे क्या बन जाएगी, नॉर्थ। ओके, तो देखिए फिलहाल इसको समझिए। तो अब इसके सामने पहले कौन था, नॉर्थ। अब जब ये मैग्नेट अंदर आ गई तो इसके सामने कौन हो गया, साउथ, तो ये हो गया। तो जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स। तो जैसे ही ये इस सिचुएशन में आएगा तो करंट एकदम क्या होता है, रिवर्स होता है। ईएमएफ क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो यानी अब ये जो ईएमएफ पहले इंक्रीज हुआ था, अब ये ईएमएफ क्या हो जाएगा, डिक्रीज। डिक्रीज यानी इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है।
क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ओके, चलिए अब जरा ध्यान दीजिए, ये नॉर्थ, तो यहां पर कौन सी पोलैरिटी आ जाएगी? नॉर्थ पोलैरिटी आ जाएगी। और जब ये बाहर आएगा, जब ये मैग्नेट बाहर आएगा तो यहां इसके हिसाब से नॉर्थ, तो अब कौन सी हो जाएगी यहां पर? बताइए, बोलिए। ये क्या है? नॉर्थ साउथ। तो कॉइल की नेचर क्या होता है? पास आएगा तो पास नहीं आने देगा, और दूर जाएगा तो दूर नहीं जाने देगा। यानी अब यहां पर क्या बन जाएगा? साउथ पोलैरिटी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? साउथ पोलैरिटी। ठीक है, तो जो करंट की जो डायरेक्शन है, अब जो ईएमएफ है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। ईएमएफ क्या होगा? इंक्रीज, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर? तो अब जो ईएमएफ है वो इंक्रीज होगा इस तरह से, ये, और उसके बाद ये मैग्नेट इससे क्या हो जाएगा? दूर चला जाएगा। तो ये ग्राफ आपको मिलेगा। दिस इज द मोशन ऑफ मैग्नेट इन द कॉइल। तो प्यारे बच्चों, ये आप फिर एक बार समझ लीजिए। देखिए, जैसे ये मैग्नेट नीचे आएगा तो इस नॉर्थ को अपोज करने के लिए यहाँ पे क्या बन जाएगा? नॉर्थ। ठीक है, लेकिन ये रुकेगा नहीं, ये धीरे धीरे इसके पास आता जाएगा, तो ईएमएफ क्या हो जाएगा? इंक्रीज। और जब ये इसके अंदर आ जाएगा तो पोलैरिटी क्या हो जाएगी? चेंज। तो ये क्या होता है? डिक्रीज होता है। ओके, यहाँ साउथ है तो यहाँ पे क्या हो गया? नॉर्थ। तो पोलैरिटी क्या हो गई? चेंज हो गई। ओके, अब इसमें जरा ध्यान देना, अगर यहाँ एस है तो यहाँ भी एस, यहाँ मतलब लगभग सभी फेस पे पोलैरिटी क्या होती है? सेम होती है। एक अपर फेस होता है और एक क्या होता है? लोअर फेस होता है। चलिए, इसके बाद तो यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ ये जो N है ये अपर फेस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? अपर फेस। अपर फेस। इज दैट क्लियर? यहाँ ये अंदर है तो ये जो S है, ठीक है, मान लो जैसे ये एक कॉइल का अपर फेस है, एक कॉइल का लोअर फेस है, तो अगर मैग्नेट यहाँ है तो ये अपर फेस। बात समझ आ गई? तो ये जो N बना है ये अपर फेस में बना है। अब मैग्नेट कहाँ गई? ऐसे अंदर आ गई, तो ये साउथ है तो ये अपना इफेक्ट कहाँ देगा? लोअर फेस पे देगा। तो ये जो S है ये कहाँ है? लोअर फेस में है। क्लियर हो गया? तो सभी कॉइल के लोअर फेस में क्या बन जाएगा? S बन जाएगा। तो यहां भी अगर S बनेगा तो कहां बनेगा? वो लोअर फेस में ही बनेगा। क्या ये बात समझ आ गई? ओके, अब जरा इसको समझ लीजिए। जैसे ये मैग्नेट बाहर आया तो इस फेस को देखिए, ये एक इसका अपर फेस और एक इसका लोअर फेस। तो मैग्नेट बाहर आ चुका है तो ये क्या हो गया? साउथ। तो यहाँ पे क्या बनेगा? ये इसको जाने नहीं देगा, तो यहाँ पे क्या बनाएगा? नॉर्थ बनाएगा। तो लोअर फेस में क्या बनेगा? नॉर्थ बनेगा। ये जो N है, ये जो N है ये कहाँ बनेगा? लोअर फेस पे, क्योंकि पास आता है तो आने नहीं देगा और दूर जाएगा तो जाने नहीं देगा। तो जैसे ही देखिए क्या होता है, जब ये एंटर करता है तब पोलैरिटी चेंज होती है, और जब ये बाहर निकल जाता है तब भी क्या होती है? पोलैरिटी चेंज होती है। तो एक बार ये ऐसे इंक्रीज होता है और एक बार डायरेक्शन क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है। क्या ये बात समझ आ गई? चलिए, यहां से यहां आएगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होएगा, और यहां से बाहर निकलेगा तो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। दूसरी चीज हमसे पूछी है कि जो वीक पीक है वो बड़ा होता है किससे? पॉजिटिव पीक से। हमसे ये कहा गया है कि ये वाला जो पीक होता है ये पॉजिटिव पीक है और ये लोअर पीक है। तो इसने कहा जो निगेटिव पीक है वो इससे क्या हायर क्यों होता है? वो इसलिए होता है, देखिए आपको मालूम है E इज इक्वल टू डी फाई ओवर dt। तो जब ये मैग्नेट इसके अंदर आता है और जब बाहर जाता है तो फ्लक्स में तो चेंज क्या होता है? सेम ही होता है। डी फाई when magnet move in और move out, डी फाई क्या रहेगा? कांस्टेंट रहता है। जितना फ्लक्स में चेंज अंदर आते वक्त होता है उतना ही बाहर जाते वक्त होता है।
तो यानी E क्या हो जाएगा, टाइम के क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएंगे इनवर्सली। तो यानी जहां टाइम कम लगेगा वहां पर ईएमएफ क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों मैग्नेट को अंदर जाने में ज्यादा टाइम लगता है और बाहर आने में टाइम क्या लगता है, कम लगता है ड्यू टू द ग्रेविटी। तो मान लीजिए ये टाइम क्या है T1 और ये टाइम क्या है इन और ये टाइम क्या है आउट। तो ये टाइम क्या है, ज्यादा है, जो आउटिंग का टाइम है वो ज्यादा है किससे, इन का टाइम का। तो यानी जो ईएमएफ होगा आउटिंग के वक्त वो क्या हो जाएगा, एक मिनट, ये वाला टाइम कम है, निकलते वक्त टाइम कम लेता है, तो आउटिंग का जो ईएमएफ है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा किससे, ईएमएफ ऑफ इन। तो इसलिए आउटिंग का जो ईएमएफ है वो ज्यादा होता है किससे, इससे। तो क्या ये बात समझा भाई, जो टाइम इन है आउटिंग का वो कम है और टाइम जो इनका है वो ज्यादा है। यहाँ टाइम ज्यादा लगता है, यहाँ टाइम कम लगता है, तो ईएमएफ यहाँ का क्या हो जाएगा कम और यहाँ का क्या हो जाएगा ज्यादा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। या तो आपसे मतलब ग्राफ भी पूछ लेता है और ये पूछ लेता है ये पीक कम क्यों है और ये पीक क्या है ज्यादा।